था सोमेटिक डेथ 3 टाइप की होती है, सिनकोप यानी हार्ट फेलियर, एस्फेक्सिया लंग्स फेलियर, कोमा ब्रेन काम करना बंद कर दे। सोमेटिक डेथ के 2 से 3 घंटों के बाद मोलिकुलर डेथ होती है, और यही कॉन्सेप्ट राइगर मोटिस में आता है, मैं आपको बताऊंगा आज। फिर मैंने बताया था कि व्हाट आर द मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ द डेथ। तो टाइम सिंस डेथ पता करना, मरा हुआ व्यक्ति है उसका कॉज ऑफ डेथ पता करना, है ना, मैनर क्या होगा, मरा हुआ व्यक्ति किस पोजीशन में मरा था, ये सब पढ़ना पड़ता है। इन सब की स्टडी को हम थैनेटोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्ली चेंजेस, इमीडिएट चेंजेस और लेट चेंजेस हमको स्टार्ट करना थे। सबसे पहले मैंने बताया था इमीडिएट चेंज, कि जैसे ही व्यक्ति मरा तो डेड बॉडी में क्या होगा, इनसेंसिबिलिटी आ जाएगी, पूरी बॉडी रिलैक्स्ड फ्लैसिड हो जाएगी, पीपल रिएक्ट नहीं करेगा, हार्ट पल्स जीरो हो जाएगी, ईसीजी फ्लैट हो जाएगी, ब्रेन काम नहीं करेगा, ईईजी फ्लैट हो जाएगी, और सांस लेने की दर जीरो हो जाएगी। इसके अलावा बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है, वो मैं बाद में बात करूंगा। नाउ अर्ली चेंजेस में था एल्गर मोर्टिस, यानी मरने के बाद में बॉडी का ठंडा होना। फिर मैंने बताया था लिवोर मोर्टिस, मैंने बताया था कि यदि क्या बोल रहे हो यार, कपड़ा तुम लोग बना ले। माइक ऑफ करो। एल्गर मोर्टिस यानी कि पोस्टमार्टम कूलिंग, लीवर मोर्टिस यानी पोस्टमार्टम स्टेनिंग, मरने के बाद में ब्लड जो है वो टोनलेस कैपिलरीज में ग्रेविएट हो जाता है, और जहाँ कांटेक्ट एरियाज होते हैं, प्रेशर एरियाज होते हैं, वहां पर डिसकलरेशन हो जाता है, जिसका एक फोटो मैंने आपको दिखाया भी था, है ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट राइगर मोर्टिस। मैंने समझा दिया था आपको कि मरने के बाद में बॉडी का अकड़ जाना, इसे हम राइगर मोर्टिस बोलते हैं। आफ्टर डेथ बॉडी जो है वो जबरदस्त अकड़ जाती है। मैंने आपको एक फोटो भी दिखाया था, यू कैन सी ओवर देयर दिस। तो ये देखो दोनों टेबल के बीच में कितनी गैप है, उसके बावजूद भी ये बॉडी इतनी अकड़ी हुई है कि वो दोनों चेयर्स टेबल्स के ऊपर ये बॉडी पड़ी हुई है। तो दिस इज राइगर मोर्टिस। राइगर मतलब अकड़ना, स्टिफनेस, और मोर्टिस मतलब की डेथ। क्लियर है? तो स्टार्ट करें इसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि ये पिछले साल नहीं आया होगा आपके सीनियरों को तो गारंटीड आएगा, है ना। और आपकी किस्मत अच्छी है यदि फर्स्ट ईयर में एग्जाम नहीं हुई और आप सब सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए तो, लेकिन अब सेकंड ईयर तक कोरोना थोड़ी नहीं चलेगा एग्जाम तक, है ना। तो एग्जाम तो होगी, तो मुझे लगता है आपको एग्जाम में जरूर पूछेंगे राइगर मोटिव। तो स्टार्ट करते हैं। और हमें अभी एमडी स्टूडेंट जो मेरे यहाँ बैठे हैं, तो उनको भी अभी पता होगा कि अभी इसी साल एनआरएचएफ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहले राइगर मोटिव किस में आता है, हार्ट, आई, ये वो ऑप्शन थे, मैं बताने ही वाला हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं। मसल चेंजेस, राइगर मोटिस। हम अर्ली चेंजेस पढ़ रहे हैं आफ्टर डेथ। मैंने बताया थे 2 चेंजेस पिछली बार, एल्गर मोटिस एंड लिवर मोटिस, और अब पढ़ा रहा हूँ राइगर मोटिस। तो राइगर मीन्स रिजिडिटी, मोटिस मतलब ऑफ डेथ। तो मरने के बाद में बॉडी का अकड़ जाना, स्टिफ हो जाना, इसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाना मसल्स का, इसे बोलते हैं राइगर मोटिस। राइगर मोटिस इज अ पोस्टमार्टम स्टिफनेस। पोस्ट यानी बाद में, मॉर्टम यानी कि मृत्यु, स्टिफनेस यानी कि अकड़न। तो राइगर मोटिस मीन्स मृत्यु के उपरांत, मृत्यु मौत के बाद में शरीर का अकड़ जाना। और रिजिडिटी इन मसल्स ऑफ डेड बॉडी, रिजिडिटी ऑफ मसल्स इन डेड बॉडी, मृत शरीर की मसल्स कड़क हो जाए, अकड़ जाए, दैट इज राइगर मोटिस। मैकेनिज्म क्या है? वैसे मैंने बताया था
कि मरने के 2 घंटे 3 घंटे के बाद मॉलिक्यूलर डेथ स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही मसल्स में ऑक्सीजन जीरो होगा, फिर वो ऑक्सीजन जीरो होने पर जो एक जेली होती है जिसमें एक्टिन मायोसिन ग्लाइड करते हैं, उसमें से धीरे धीरे पानी उड़ने लग जाता है। वो जो लिक्विड जेली होती है, ऑयल जैसी जेली होती है, लुब्रिकेशन वाली जेली होती है, वो धीरे धीरे एनहाइड्रस हो जाती है। एनहाइड्रस मतलब बिना पानी के। तो वो पानी के बिना वो धीरे धीरे सूखेगी। सूखेगी तो एक्टिन और मायोसिन भी आपस में और करीब आ जाएंगे, और धीरे धीरे करीब आएंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो दिस इज अ पॉइंट के राइगर मोर्टिस इस तरह आता है। बताता हूँ, राइगर मोर्टिस इज अ स्टेज ऑफ मोलिकुलर डेथ। मैंने पहले ही बताया था कि मरने के 2-3 घंटे बाद चालू होगा है, क्योंकि हार्ट मर गया, ब्रेन मर गया, लंग्स मर गया, लेकिन मसल, हमारी मसल्स में, हमारी सेल्स में तो 2-3 घंटे के लिए ऑक्सीजन स्टोर रहती है, तो उसमें भी टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राइगर मोर्टिस इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ डेथ स्ट्रगल ऑफ द मसल्स, इवन इवेंट ऑफ मोलिकुलर डेथ। तो ये मोलिकुलर डेथ का ही एक सबूत है। Changes occurring undergoes this phenomena are mainly due to fusion of actin and myosin filament into dehydrated stiff gel। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होगा, जो लुब्रिकेशन का एक ऑयल था, एक जेली थी, सेमी सॉलिड या लिक्विड, वो धीरे धीरे हाइपोक्सिया होने की वजह से स्टिफ हो जाएगी, एनहाइड्रस हो जाएगी, और उस वजह से एक्टिन और मायोसिन आपस में करीब आएंगे और मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो मैकिम देन रिमेन इन द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट। तो धीरे धीरे जेली जो एनहाइड्रस हो गई, उस वजह से एक्टिन और मायोसिन आपस में करीब आ गए, और वो करीब के करीब ही रह जाते हैं सूखने की वजह से। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड मिलती है, अकड़न वाली मिलती है। ठीक है, अकड़ गई है। और अब ये मैं बताऊंगा 24 घंटे 48 घंटे के बाद में फिर वापस रिलैक्स होती है, क्यों रिलैक्स होगी बताऊंगा। ठीक है, चलो, ये लिखा, this will persist till the actin and myosin filament undergoes the autolysis. It is a part of putrefaction. तो ये जो अकड़न आ गई है मरने के बाद शरीर में, वो वापस कब जाएगी? जब 48 घंटे के आसपास हो जाएंगे और जो मांसपेशियां है वो सड़ने लग जाएगी, पिट्रीफाइड, पिट्रीफेक्शन। तो शरीर गलने लग जाता है, तो फिर एक्टिन और मायोसिन भी गलेंगे, गल जाएंगे तो मसल्स रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो दिस इज अ मैकेनिज्म। नाउ स्टेजेस ऑफ राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस कैसे कैसे आता है? तो जैसे ही व्यक्ति मरेगा, होल बॉडी रिलैक्स्ड हो जाएगी। इसे बोलते हैं प्राइमरी फ्लैसिडिटी। प्राइमरी फ्लैसिडिटी, बिल्कुल रिलैक्स्ड, होल बॉडी रिलैक्स्ड। क्यों? क्योंकि सारा नर्व सिस्टम जो है वो मसल्स को कोई ऑर्डर दे ही नहीं पा रहा है। इमीडिएटली आफ्टर डेथ, as the control from higher center on each of the muscles is lost, every muscles of the body show the complete relaxation। तो सारी मसल्स, क्योंकि नर्व कंट्रोल नहीं रहा, तो पूरी मसल्स क्या हो जाती है? रिलैक्स्ड, कंप्लीट रिलैक्स्ड। ठीक है, फिर आता है राइगर, ऑनसेट ऑफ राइगर। अब ये बात सुनना ध्यान से, अभी एनआरएचएम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ग्रेजुअली मसल्स बिगिन टू बी स्टिफन, धीरे धीरे ही सही बट मांसपेशियां कड़क होने लग जाती है। इट फर्स्ट अकर इन इनवॉलेंट्री मसल्स। तो सबसे पहले किस मसल्स में होगा? इनवॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री मसल्स जनरली हार्ट में है, हमारे जीआईटी में है, कुछ हद तक जेनाइटो यूरिन ट्रैक्ट में है। तो ये पहले राइगर आएगा इसमें। देन इन द वॉलेंट्री मसल्स, फिर बाद में किसमें आएगा? वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री में स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नीचे जाता है, 3 से 4 घंटे में आईलिड में आ जाता है सबसे पहले। तो वॉलेंट्री मसल्स की बात करेंगे, यदि हार्ट ऑप्शन में नहीं आएगा तो फिर आईलिड आंसर आएगा, बट हार्ट आंसर में है तो फिर आईलिड आंसर में नहीं है। तो आईलिड में 3 से 4 घंटे में ये जो पलकें होती है कड़क हो जाती है, फिर अपन इसको खोलेंगे तो खोलेगी ही नहीं। फिर चेहरे में 4 से 5 घंटे में, फिर नेक और ट्रंक में
5 से 7 घंटे, फिर अपर लिम 7 से 9 घंटे, फिर लोअर लिम 9 से 11 घंटे, फिर फिंगर्स एंड टोज मतलब अंगूठा पांव का और हाथ का, इसमें लगभग 12 घंटे में राइगर आता है। तो सबसे आखिरी में राइगर किस में आ रहा है? इसमें। ठीक है। नाउ कुल मिला के आपने एक चीज समझी कि 12 घंटे में राइगर मोर्टिस आता है। मान लो किसी की उंगलियां जो है वो ढीली ढीली है, उनमें अकड़न नहीं आई, लेकिन पांव तक अकड़न आ गई है, यहाँ 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 सब जगह। तो मतलब इसको मरे हुए लगभग 11 घंटे तो हो गए हैं, क्योंकि राइगर ही 11 घंटे तक चल रहा है। और आप इसके 11 घंटे के ऊपर 2-3 घंटे और मान लो, क्योंकि 2-3 घंटे तो लगते ही है आने में। तो फिर भी क्योंकि स्टार्टिंग वहां से गिन रहे हैं हम लोग, तो आप मान के चलो कि 11 घंटे तो हो ही गए हैं इसको मरे हुए। ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। ठीक है, चलो। और उंगलियों में भी आ गए तो 12 घंटे तो हो गए कम से कम। ठीक। तो दिस इज ऑनसेट ऑफ राइगर। नाउ फिर होता है सेकेंडरी फैसिलिटी। फिर पहली बार जैसे ही मरा व्यक्ति, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ प्राइमरी फैसिलिटी हो गई, रिलैक्स्ड बॉडी। फिर राइगर आया, 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे तक राइगर रहा। फिर वापस बॉडी रिलैक्स्ड होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अब प्यूट्रिफिक्शन स्टार्ट हो गया है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्लैसिडिटी। वापस आ गई बॉडी, वापस रिलैक्स हो रही। When the follicular death has occurred in the each of the actin myosin filament, the muscle stiffness that has developed earlier will begin to disappear slowly. जो मांसपेशियां जिनमें एक्टिन मायोसिन एक दूसरे पे चढ़ चुकी है, पूरा मांसपेशियां अकड़ चुकी है, अब वो वापस धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ढीली पड़ने लग जाएगी। ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वापस वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी? बिकॉज ऑफ द प्यूट्रिफिक्शन। अब सुनना, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। Sequence of this relaxation commences in the same sequence as that commences of the stiffness. तो जिस सीक्वेंस में स्टिफनेस आई थी, उसी सीक्वेंस में रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा। 3 घंटे 4 घंटे में आईलिड कॉन्ट्रैक्टेड हो गई थी, 12 घंटे के 3 से 4 घंटे के बाद में वापस आईलिड रिलैक्स्ड हो जाएगी। 5 से 7 घंटे में चेहरा और अपर लिंग, 9 घंटे सर आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया आप। नहीं आ रही है सर। अब आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। हाँ सर। भैया मुझे तो म्यूट मत करो यार, है ना। इतनी बढ़िया बाहर बारिश हो रही है ना, इतना रोमांटिक मौसम है, और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे माथाफोड़ी कर रहा हूँ, है ना। डेड बॉडी की वाट लगा रहे हैं अपन, और तुम मुझे ही म्यूट कर रहे हो। चलिए, तो सेकेंडरी फैसिलिटी, जिस तरह राइगर आता है उसी तरह राइगर जाता है, ये ध्यान रखना। टाइम टेकन फॉर सेकेंड फैसिलिटी, ये 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे में राइगर आता है, 12 घंटे राइगर रहता है, फिर 12 घंटे में वापस राइगर चले जाता है। टोटल 36 घंटे हो गए। ठीक है, चलिए। नाउ ये क्वेश्चन हुआ। अब एक चीज और है, कभी कभी ये भी अलग से पूछ लेते हैं। कंडीशनिंग कंडीशंस विच रिजेंबल द राइगर मोर्टिस, मतलब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो राइगर मोर्टिस की जैसी दिखती है। तो उसमें पहला है कैडावरिक स्पाज्म, यानी कि जैसा मरता हुआ व्यक्ति जिस स्टेज में कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में मर जाता है, वो मांसपेशियां वैसी की वैसी कॉन्ट्रैक्टेड रह जाती है, क्योंकि व्यक्ति की इमीडिएट मौत हो गई तो मौका ही नहीं मिला। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो मैंने गोली मारी, ट्रिगर दबाया, जैसे ही गोली ट्रिगर दबाया इमीडिएटली डेथ हो गई। जैसे ही ट्रिगर दबाया, यदि मैंने अपने आप को गोली मारी होगी ना, तो ये वाली जो उंगली जैसे ट्रिगर दबाया था, वो पिस्टल के ट्रिगर में ऐसी के एज इट इज कड़क कड़क
अटक जाएगी, ये डॉक्टर इसको खोलेगा भी ना तो ये नहीं खुलेगी, ये ऐसी रह जाएगी। इट मीन्स ये सुसाइड है। क्यों? क्योंकि जैसे तुमने मेरे को मान लो गोली मार दी और फिर मेरे हाथ में ट्रिगर दे दिया, तुमने वो रिवॉल्वर को पोंछ दिया, ग्लव्स पहन के गोली मारी और तुमने मेरे फिंगरप्रिंट ले लिए, ट्रिगर दबवा दिया, मतलब ऐसे ही, और बोल दिया लो भैया गुप्ता जी ने सुसाइड कर ली। तो लेकिन कोई भी डॉक्टर और मोस्ट प्रोबेबली एससीपी जो सॉरी डॉक्टर सालू के वो आएंगे सीआईडी वाले, तो वो 1 सेकंड में बता देंगे कि डॉक्टर साहब ने आत्महत्या नहीं करी, हत्या हुई है। 1 सेकंड में वो क्या देखेंगे, कैडावरिक स्पाज्म। ये बहुत मायने रखता है। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा था और वो डूबते डूबते मान लो कोई पानी की चीज, चट्टान वट्टान या पानी की कोई प्लांट्स या कोई रस्सी वस्सी पकड़ ले और वो पकड़ा हुआ रहे और मान लो वो डूब के मर जाए, तो वो कैडावरिक स्पाज्म आएगा उसमें। वो जो जिस समय जिंदा था और जिंदा रहते जो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड थी मरते वक्त, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी। तो कोई भी बता देगा कि यार ये भैया ये खुद मरा है, डूब के मरा है। ऐसा नहीं कि अपन ने डुबा दिया या मार दिया फिर उसको पानी में फेंक दिया। यदि आपने मारा और पानी में फेंका ना तो कैडावरिक स्पाज्म नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो एक स्थिति राइगर मोर्टिस जो किससे मैच करती है, कैडावरिक स्पाज्म। दूसरा होता है हीट स्टिफनिंग। गर्म करने पर प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है। बेटा मैं कंडीशन विच रिजेंबल राइगर मोर्टिस पढ़ा रहा हूं, है ना। तो शिफा, तो एक चीज बताई मैंने, कैडावरिक स्पाज्म, मरते वक्त जो मांसपेशियां जो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, एज इट इज वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाती है। जैसे मैंने ट्रिगर दबाया तो ये जो उंगली है एज इट इज कॉन्ट्रैक्टेड रह जाएगी, दैट इज कैडावरिक स्पाज्म। मैं बताऊंगा इसको डीप में। फिर एक होता है हीट स्टिफनिंग। जैसे रोस्टेड चिकन या अंडा उबाल लो, अंडा जनरल लिक्विड रहता है बट उसको उबाल लो हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, इसको बोलते हैं हीट स्टिफनिंग। आप सब जानते हो, मुझे लगता है सभी जानते हैं, गर्म करने पर प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है। फिर बोलूं, गर्म करने पर प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो गर्म कर दिया, हीट स्टिफनिंग से पूरी बॉडी ऐसी कैसी कड़क हो जाती है, ठीक है। इसको पगलिस्टिक एटीट्यूड बोलते हैं। पगलिस्टिक एटीट्यूड मतलब बॉक्सर एटीट्यूड। देखो मैं फोटो दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये देखिए इस बंदे की, आपके पास भी बुक है वैसे, ये बॉक्सर एटीट्यूड दिख रहा है इसका, ठीक है। तो बॉक्सर एटीट्यूड, ठीक, तो इसको बोलते हैं पगलिस्टिक और बॉक्सर एटीट्यूड। तो गर्म करने पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। तीसरा कोल्ड स्टिफनेस। मान लो कोई व्यक्ति, है ना, गलती से फ्रिज में छुप गया और कोई ने बाहर से लॉक कर दिया, तो वो तो मर जाएगा अंदर के अंदर फ्रिज में, बट उसकी बॉडी इमीडिएट आपको बिल्कुल कड़क मिलेगी मरने के साथ ही। क्यों? क्योंकि कोल्ड स्टिफनेस हो गई, ठंड से। एंड लास्ट गैस स्टिफनेस। मान लो गैस गैंग्रीन हो गया है, बॉडी में गैस बहुत बन गई है शरीर में, मसल्स में, तो पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी, स्टिफ मिलेगी, टेंस मिलेगी। तो ये सारी कंडीशन राइगर मोर्टिस के जैसी होती है, बट राइगर मोर्टिस जो होती है वो अलग चीज है। ये राइगर मोर्टिस की दिखने जैसी एक समस्या है। तो आपको जब भी राइगर मोर्टिस चेक करना हो तो आपको 4 चीजें चेक करना पड़ेगी कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये कैडावरिक स्पाज्म तो नहीं है, कहीं ये हीट स्टिफनिंग तो नहीं है, कहीं ये कोल्ड स्टिफनेस तो नहीं है, कहीं ये जो मैं बता रहा था अभी कि गैस स्टिफनेस तो नहीं है। तो दिस इज द थिंग्स। तो उसमें एक अलग से क्वेश्चन आता है कैडावरिक स्पाज्म 5 नंबर में, तो मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ। कैडावरिक स्पाज्म इज अ कंडीशन। कैडावर मतलब क्या होता है? कैडावर डेड बॉडी। डेड बॉडी। तो डेड बॉडी जब वो मरा
तो जो मसल्स जैसी थी कॉन्ट्रैक्टेड, वैसी की वैसी रह जाती कॉन्ट्रैक्टेड, दैट इज नोन एज कैडावरिक स्पाज्म। इसको डेथ क्लच भी बोलते हैं, डेथ क्लच। जब मरा, जिस स्टेज में मरा, एज इट इज बॉडी वैसी की वैसी रह जाती। ठीक है, तो कैडावरिक स्पाज्म, इसका एक और नाम है इंस्टैंटेनियस राइगर, इसी का एक और नाम है डेथ क्लच। ठीक है, इसी का एक और नाम है कैटालेप्टिक रिजिडिटी। तुम्हारा जो मन करे, बट क्वेश्चन कैडावरिक स्पाज्म के नाम से। तो कैडावरिक स्पाज्म इज अ कंडीशन wherein the stiffness occur in certain group of the muscles which were already in stage of contraction at the time of death। मरते वक्त जो मांसपेशियां जिस स्थिति में थी, मरने के बाद भी एज इट इज रह गई, वही की वही चीज एज इट इज। ये ट्रिगर दबाया, एज इट इज, ये दबा का दबा रहता, और इसको आप रिलैक्स नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, मैकेनिज्म एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, बट ये है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो ही, और व्यक्ति तत्काल मर गया, तो उसको रिलैक्स करने वाला नर्वस सिस्टम में तो ऑर्डर दिया ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाएगी। नहीं समझे? ठीक है, चलो अब देखो, जैसे ड्राउनिंग विक्टिम हैंड्स आर टाइटली क्लेंज्ड ग्रिपिंग प्लांट्स एंड ऑल। तो यदि कोई डूबता हुआ व्यक्ति, डूब रहा है, ड्राउनिंग मतलब डूबना, तो उसके हाथ में आपको प्लांट मिल रहे हैं, और वो ऐसे पकड़े हुए रहेंगे, आप उसको जब मर गया, आपने निकाली बॉडी, तो वो ये खुलेगी ही नहीं उसकी कलाई, इतना खतरनाक पकड़ा हो रहा है, क्योंकि जब वो मर रहा था ना। इसका एक और एग्जाम्पल बताओ, हालांकि थोड़ी बत्ती थी, बट इसका एक और एग्जाम्पल बताओ। एक मूवी है बहुत फेमस, इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी, जिसमें ऐसा कुछ हुआ था, कैडावरिक स्पाज्म जैसी कोई चीज थी उसमें, बहुत फेमस मूवी बाहुबली। है। बाहुबली। बाहुबली। उसमें वो माहेशमती जो है, क्या नाम था वो, अरे उसकी मम्मी का नाम क्या है यार, उसके ऊपर हाथ है पानी में। नहीं रानी का नाम पानी मैं में भूल गया, बट वो पानी में बाहुबली को, बच्चे को ऐसा रख के ही रखती है, और वो मर जाती है। बट मरते वक्त वो बच्चा इस तरह से उसके पास रहता है, तो एज इट इज वो ऊपर ही ऊपर रहता, पानी के ऊपर, हालांकि थोड़ा सा बत्ती है ना, बट यस दिट इज कैडावरिक स्पाज्म, है ना। या कट थ्रोट सुसाइड, विक्टिम विल होल्ड अ ब्लेड एंड नाइफ। देखो, जैसे मान लो खुद अपने आप को गला काटा, या अपने आप को चक्कू घोपा, या खुद गोली लगाई चलाई, तो जिस तरह से चाकू पकड़ा हुआ है, यदि खुद ने अपने आप को मारा चाकू पकड़ के, तो डॉक्टर आएंगे, पुलिस आएंगे, वो चाकू उसके हाथ से नहीं छूटेगा कम से कम 12-24 घंटे तक, प्यूट्रिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक। कहने का मतलब ये है कि ये कैडावरिक स्पाज्म है। वो ट्रिगर आपको, वो पिस्टल जो है, वो 12-24 घंटे आप उससे निकला नहीं पाओगे, या तो आरी से काट दो, वो अलग बात है, तो ऐसी कॉन्ट्रैक्टेड रह जाएगी कि आप इसको रिलैक्स ही नहीं कर पाओगे, या बहुत ताकत लगाना पड़ेगी, तो डॉक्टर देख झटके में पहचान लेगा। तो क्या मेडिको लीगल एस्पेक्ट है इसका? इट कैन हेल्प नॉट ओनली असिस्ट द कॉज एंड मोटिव, बट आल्सो द एटीट्यूड ऑफ। हाँ? तो ये मोटिव समझाता है, मोटिव कि आत्महत्या थी कि हत्या थी। आपने किसी को मार दिया, पिस्टल हाथ में दे दी, तो कोई बेवकूफ नहीं बनेगा, क्योंकि कैडावरिक स्पाज्म नहीं आया उसमें। ठीक है, चलो हेड स्टिफनिंग बता चुका हूँ, गर्म करने पे कोल्ड स्टिफनिंग बता चुका हूँ, और गेज स्टिफनिंग बता चुका हूँ। तो इट इज ऑल अबाउट कंडीशन रिजेंबलिंग द राइगर मोर्टिस। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग राइगर मोर्टिस, कौन कौन सी चीजें होती है जो राइगर मोर्टिस को अफेक्ट करती हैं? तो पहला, डिसीज, वास्टिंग डिसीज। व्हाट इज वास्टिंग? क्या होता है वास्टिंग, मतलब क्या होता है? वास्टिंग मतलब सूखना, मसल्स डिके हो रही, वास्टिंग। जैसे मेरास्मस, और क्या अगरबत्ती हो गया यार, तो सूख रहा है यार, क्या हो रही? वास्टिंग हो रही बहुत ज्यादा यार, वास्टिंग ऑफ मसल्स।
तो जैसे टीबी है, मेरास्मस है, दे आर द वास्टिंग डिसीज। तो वास्टिंग डिसीज ऑफ एनी कंडीशन लीडिंग टू एक्सट्रीम एग्जॉशन, रैपिड ऑनसेट ऑफ राइगर मोटिस। तो कोई व्यक्ति बहुत थक चुका है या मसल्स में जान ही नहीं है, तो बहुत जल्दी राइगर आ जाएगा और बहुत जल्दी राइगर चले भी जाएंगे, क्योंकि मांसपेशियों में जान ही नहीं है। सटाक्सेक्सिन मायोसिन एक्टिन मायोसिन एक दूसरे पे ग्लाइड करे और 10-12 घंटे में चले भी गए। तो एक चीज ये है। दूसरा, तो ध्यान रखना, यदि वास्टिंग डिसीज है तो ड्यूरेशन ऑफ राइगर मोटिस घट जाता है, कम। ये भी एग्जाम्स में आता है। दूसरा, हेल्थ। इन हेल्थी पर्सन ऑनसेट ऑफ राइगर इज स्लो, इट आल्सो पासेस ऑफ स्लोली। कोई हट्टा कट्टा मांसपेशी वाला 6 पैक ढोले शोले वाला व्यक्ति मरा है तो उसमें ऑनसेट भी धीमे आएगा, क्योंकि एक्टिन मायोसिन बहुत है, ऑक्सीजन बहुत होगा, तो स्लो स्लो आएगा और स्लो स्लो जाएगा भी। बेटा सीमा, क्यों बार बार एक लेफ्ट होते हो वापस जुड़ते हो? कवरेज प्रॉब्लम। चलो, मैं फैक्टर अफेक्टिंग राइगर मोटिस पढ़ा रहा हूं। तो बीमारी, यदि सूखने वाली कोई बीमारी है, जैसे टीबी है, मेरास्मस है, तो व्यक्ति को बहुत जल्दी राइगर आएगा और बहुत जल्दी चले भी जाएगा। हेल्थ, यदि कोई डोले शोले वाला है, मांसपेशी वाला है, हेल्थी पर्सन है, बिल्कुल हट्टा कट्टा, तो राइगर आएगा भी स्लो और लंबे समय तक रहेगा। एज, बूढ़े लोग हैं जो जिनकी मांसपेशियां बची ही नहीं, 90 साल के, उनमें राइगर बहुत जल्दी आके जल्दी चले जाएगा। और जो यंग एडल्ट है, 30 साल, 40 साल, 25 साल, 20 साल, जिनकी मांसपेशियां ज्यादा है, उनमें स्लो आएगा, स्लो जाएगा। टेम्परेचर, इन वार्मर टेम्परेचर, गर्मी में ऑनसेट एंड डिसअपियरेंस आर बोथ हास्टेंट। ठीक है, तो दोनों बढ़ जाते हैं, और ठंड में दोनों घट जाते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गर्मी में ऑनसेट यानी आने का समय एंड डिसअपियरेंस यानी जाने का समय दोनों बढ़ जाते हैं, ठंड में दोनों घट जाते हैं। ये ध्यान रखना, ये भी पूछते हैं। तो दिस इज राइगर मोटिस। आपकी बुक में मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ राइगर मोटिस लिखा होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण मेडिको लीगल एस्पेक्ट यही है कि ये टाइम सिंस डेथ पता करने में काम आता है। व्यक्ति की मौत कब हुई, जैसे आपने देखा कि यार एक डेड बॉडी है और उसकी पलकें स्टिफ्ड है, खुल नहीं रही है, ठीक है, तो ये आप तय कर सकते हो कि इसको मरे हुए 3 या 4 घंटे हुए। चेहरे की मसल पूरी ऐसी अकड़ गई है, आप समझ सकते हो कि इसको 5 घंटे मरे हो गए। अपर लिम अकड़ा पड़ा है, 7 घंटे हो गए। लोअर लिम 11 घंटे हो गए, उंगलियां 12 घंटे हो चुकी। तो टाइम सिंस डेथ पता करने में काम आता है राइगर मोटिस। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। इसमें कैडावरिक स्पाज्म वगैरह भी अलग से पूछते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग राइगर मोटिस अलग से पूछते हैं, मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ राइगर मोटिस अलग से पूछते हैं, बट राइगर मोटिस आपको एग्जाम में जरूर आएगा। इट इज ऑल अबाउट राइगर मोटिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लेट चेंजेस पे आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, पुट्रीफेक्शन। पुट्रीफेक्शन मतलब सड़ना। अरे यार पूरी बॉडी पुट्रीफाइड हो गई, सड़ गई। ठीक है, नई बुक है ना, उसमें आपको कुछ फोटो दिखाए हुए हैं। देखो जैसे ये देखो पूरा पांव सड़ गया, देखो कुछ मांसपेशियां बची ही नहीं है। तो दैट इज नॉन, ये देखो कितना सुंदर लग रहा व्यक्ति, है ना, खूबसूरत सा। तो ये पुट्रीफेक्शन है। क्या है? पुट्रीफेक्शन, सड़ना, बॉडी का सड़ जाना। ठीक, तो ये थोड़ा स्टार्ट करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन ये। तो यस, पुट्रीफेक्शन का एक और नाम है डिकम्पोजिशन, यानी बॉडी का टूटना, सड़ना, डिकम्पोज होना। पुट्रीफेक्शन इज अ फाइनल प्रोसेस विच ऑब्जर्व इन द कैडेवर। ये अंतिम प्रक्रिया है, क्योंकि बॉडी सड़ जाएगी तो फिर कंकाल बन जाएगा, धीरे धीरे कंकाल भी खत्म हो जाएगा। इट लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिसोल्यूशन
एंड लिक्विफेक्शन ऑफ द टिश्यू। धीरे 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 ग्रेजुअली पूरी मांसपेशियां, शरीर, अंग डिसोल्यूट हो जाते हैं, गल जाते हैं, लिक्विफाइड हो जाते हैं। फिर इसमें ऑटोलाइसिस भी है, यानी कि सड़ जाना, पुट्रिफेक्शन बढ़ रहे हैं। पुट्रिफेक्शन फाइनल प्रोसेस विच ऑब्जर्व इन द कैडेवर। अभी मैंने अर्ली चेंजेस बताया था, अल्गर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस एंड लीवर मोर्टिस। अब हम पुट्रिफेक्शन बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे बॉडी डिकम्पोज हो जाए, डिसोल्यूट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं पुट्रिफेक्शन। दो वजह से होता है। ऑटोलाइसिस, हमारी कोशिकाओं में प्रोटीलाइटिक एंजाइम रिलीज होने लग जाते हैं, हालांकि ये पुट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी रिलीज करते हैं, या लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का एक और नाम क्या है? आज ही आपका सेल का टेस्ट था, लाइसोसोम। सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो सुसाइडल बेल, क्योंकि जब भी बहुत लंबा हाइपोक्सिया होता है तो कोशिकाएं लाइसोसोम को एक्टिवेट कर देती है, और लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करके सेल को गला देता है। इसे बोलते हैं ऑटोलाइसिस। और उसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन। खुद जब सड़ेगी ना बॉडी तो कोई बदबू नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन डेड बॉडी पे सेप्रोफाइट बैक्टीरिया तो आएंगे। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो डेड बॉडी खाते हैं, तो वो आएंगे, तो वो डेड बॉडी को इन्वेट करेंगे, खाएंगे, प्रोटीलाइसिस करेंगे, तो सड़न लगती है। क्लियर है? मैकेनिज्म बता दिया। दो चीजें होती है, ऑटोलाइसिस एंड बैक्टीरिया एक्शन। ऑटोलाइसिस क्यों हो रहा है? ड्यू टू लाइसोसोमल एंजाइम्स। और बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया प्रॉब्लम करते हैं, ये मैं आपको पूरा माइक्रो में पढ़ाऊंगा, एक एक बैक्टीरिया। क्लॉस्ट्रीडियम, ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, प्रोटियस, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डेड टिश्यू को खाते हैं, डेड टिश्यू। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ऑनसेट ऑफ पुट्रिफेक्शन। देखो, हमें क्या करना, बैक्टीरिया क्या है नहीं, क्या नहीं, बाहर में जाए। हमको तो एज अ डॉक्टर पुट्रिफेक्शन से भी कुछ क्लू निकालना है। और क्या क्लू निकालना है? वही टाइम सिंस डेथ। हम ये चाहते हैं कि ये बता दें हम पुलिस को, जज को, कि ये व्यक्ति कब मरा, क्योंकि इससे पुलिस को बहुत सारे क्लू मिल जाएंगे कि भैया इसकी लोकेशन क्या थी, इसके आसपास कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे, इसने लास्ट कॉल कब किया था, कैसे हुआ था, क्या नहीं। तो पुट्रिफेक्शन का हमको यही समझना है। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं पुट्रिफेक्शन में? पहला है एक्सटर्नल चेंजेस, शरीर के बाहर बाहर जो दिख सकता है, उसमें है कलर चेंज ऑफ स्किन। मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी, मैं अब और दिखाऊंगा भी नहीं, बट पूरी बॉडी काली होने लग जाती है, सड़ गई बॉडी, ब्लैक। मार्बलिंग, जैसे मार्बल होती है ना, मार्बल, इस तरह की मार्बलिंग दिखने लग जाती है। आपकी नई बुक में तो और बहुत शानदार डायग्राम है इसका, ये वाला। नई बुक वाली फोटो भेज देना भैया आप लोग। तो दिस इज अ मार्बलिंग, बढ़िया ग्रीन पिंकिश मार्बल बनने लग जाती है। और देखो ये देखो पूरी बॉडी काली पड़ रही है, पुट्रिफेक्शन, बॉडी का सड़ना। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर फॉल स्मेलिंग गैसेस निकलेगी, बदबूदार गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती जनरली, H2S गैस। वो बेहतरीन स्मेल, डेड बॉडी की जो स्मेल होती है वो इसी की वजह होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड अपीयरेंस ऑफ मैगट। मैगट क्या होते हैं? देखो ये अंकल जी की फोटो देखो आप, ये इसमें जो आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है चारा चारा दिख रहा होगा। ये इसके यहाँ पे भी ये क्या होते हैं? मक्खियों के अंडे होते हैं, मक्खियों के अंडे। इसको हम मैगट बोलते हैं, मैगट। और इस पे भी क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा आपको। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कलर चेंज ऑफ स्किन। द फर्स्ट एक्सटर्नल एविडेंस ऑफ पुट्रिफेक्शन। एविडेंस मतलब सबूत। पहला सबूत है बॉडी सड़ने का, क्या? ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, हल्का हल्के
हरे हरे काले काले धब्बे बनने लग जाते हैं जो धीरे धीरे पूरी बॉडी को घेर लेते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये पूछते हैं एमसीक्यूज में, है ना, एमडी दोगे, एमसीक्यूज दोगे, तो उसमें आता है द अर्लीस्ट साइट शोइंग ग्रीनिश ब्लूइश कलर इज एब्डोमेन ओवर द सीकम, राइट इलियक फोसा के आसपास। आप जानते हैं राइट इलियक फोसा, तो राइट इलियक फोसा में जो अपेंडिक्स होती है सीकम, वहां पर सबसे पहले ब्लूइश ब्लैकिश कलर होना चालू हो जाएगा, ये ध्यान रखना, पूछते हैं। फिर फ्लैंक्स, है ना, फिर अदर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, फिर धीरे धीरे चेस्ट, नेक, फेस, आर्म्स, लेग्स। तो पेट से चालू होता है और पूरे शरीर में कालापन आ जाता है। पहले वो कालापन एक पर्टिकुलर एक हिस्से में रहेगा, फिर वो हिस्सा और बड़ा हुआ, इधर का भी बड़ा हो गया, पूरा चेहरा काला हो गया। पहले ये इधर थे 4 धब्बे, फिर 4 धब्बे बड़े हुए, आपस में कोलैज हो गए। ठीक है, अब समझना, राइट इलियक फोसा में ब्लूइश ब्लैकिश कलर होने में 12 से 24 घंटे लगते हैं, 12 से 24, और पूरी बॉडी में काला होने में 48 घंटे लगते हैं। ये भी पूछते हैं, ध्यान रखना। अगला है मार्बलिंग, मैंने अभी बताया था मार्बलिंग का फोटो भी आपको। तो ये जो वेन के अंदर खून, जो अशुद्ध खून बच जाता है, वो एक स्पेसिफिक कलर देता है, ऐसा लगता है कि ये मार्बल है। आपकी नई बुक में बहुत अच्छा डायग्राम है मार्बलिंग का, 2 डायग्राम है। तो मार्बलिंग ये वीनस ब्लड रुकने की वजह से होता है। तो दिस इज अ कलर चेंज सीन इन द मोजेक लाइक पैटर्न, धब्बे धब्बे जो मार्बल में दिखते हैं। ठीक है, तो कैडावर कुछ शरीर में, पाँव में, हाथ में दिखते हैं, जहाँ वेन सुपरफिशियल होती है, और सबसे ज्यादा सुपरफिशियल वेन आपको हाथों में मिलेगी और पाँव में मिलेगी, तो वहीं पे आपको मार्बलिंग में मिलेगी। ठीक है, तो जो डिकम्पोजिंग जो ब्लड होता है वो पिगमेंट रिलीज करता है जो वेन के आसपास इकट्ठा होने लग जाता है। इस वजह से पिंकिश पर्पलिश कलर, ग्रीनिश कलर वेन के आसपास धब्बों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसे बोलते हैं मार्बलिंग। क्या बोलते हैं? और ये भी सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? राइट इलियक फोसा। ये पूछते हैं, मैं बोल रहा हूँ पीएससी एनआरएचएम में आता है। मार्बलिंग सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है? राइट इलियक फोसा। ब्लैकनिंग कहां से स्टार्ट होती है? राइट इलियक। ठीक है, मार्बलिंग बनने में 24 घंटे लगते और प्रोमिनेंट होने में 48 घंटे। फिर नेक्स्ट चेंज है इवोल्यूशन ऑफ फॉल स्मेलिंग गैसेस। धीरे धीरे शरीर से बदबू आने लग जाएगी, बॉडी सड़ गई, सड़ी हुई बॉडी की स्मेल। और इसकी मुख्य वजह है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी मुख्य वजह है अमोनिया, इसकी मुख्य वजह है फॉस्फेटेज हाइड्रोजन, इसकी मुख्य वजह है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मुख्य वजह है मीथेन, मीथेन इथेन। तो ये बदबूदार गैसेस जो हैं वो प्यूट्रिफेक्शन के दौरान, जो प्यूट्रिफाइड बैक्टीरिया होते हैं जो मसल्स को सड़ाते हैं, तो सड़ने की वजह से इस तरह की गैस निकलती है जो बहुत ज्यादा हॉरिबली ऑफेंसिव गैस होती है। इतनी बदबू आती है कि अपन तो झेल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हॉलो विसरा से पहले स्टार्ट होता है, इंटेस्टाइन वगैरह, स्टमक वगैरह, फिर स्किन विस्किन में भी फफोले बन जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको एक फोटो, ये है पोस्टमार्टम ब्लिस्टर। ये गैस बन गई जिससे ये फफोला बन गया, इसमें गैस भरी पड़ी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरी बॉडी भी फूल जाती है और कहीं कहीं पे फफोले बन जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ठीक, चलो, इससे रिजिडिटी भी आ जाती है, पूरा शरीर ब्लोट हो जाता है, फूल जाता है, आंखें बाहर आ जाती है, जीभान बाहर आ जाती है। ये देखिए पूरा चेहरा ब्लोट कर गया। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू गैस फॉर्मेशन। ठीक है, चलो, तो ये गैस फॉर्मेशन है। नाउ लास्ट, ये एक्सटर्नल चेंज खत्म हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ मैगट। मैगट मतलब बेटा जो मक्खियां होती है उनके बच्चे, प्यूपा वगैरह। तो आप सोच रहे हो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो फालतू, मक्खियां मक्खियां। इसमें भी गणित है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या वो मक्खियां उड़ा पाएगा? क्या नहीं उड़ा पाएगा। तो फिर ये है कि जैसे मक्खी आई एक, उसने रिप्रोडक्शन दिया, अंडे दिए, फिर अंडे से, है ना, छोटा लार्वा बना, फिर बड़ा लार्वा बना,
फिर एडल्ट मक्खी बन गई, फिर उनने और अपनी अगली स्टेजेस वहां दी। तो कहने का मतलब आप अंडे कब 12 घंटे में अंडे निकलते हैं, 24 घंटे में अंडे फूटते हैं 48 घंटे में, फिर वो मेगट बन जाते हैं 3 से 4 दिन में, फिर छोटा लार्वा प्यूपा बन जाता है 5-6 दिन में, फिर मक्खी बन जाती है 7 दिन में। तो अगेन आप मेगट्स को देख के, अंडों को, प्यूपा को, लार्वा को, मेगट को देख के आप ये पता कर सकते हो कि ये व्यक्ति की मौत कितने समय पहले हुई थी। यही इसका मेन सार है। तो अपीयरेंस ऑफ मैगट, इसी को फॉरेंसिक एंटेमोलॉजी बोलते हैं। लिख मारना, रट लेना, फॉरेंसिक एंटेमोलॉजी, क्योंकि अलग से भी क्वेश्चन आता है फॉरेंसिक एंटेमोलॉजी। तो एनी प्यूट्रीफाइंग ह्यूमन बॉडी, कोई भी डेड शरीर, मृत शरीर, अट्रैक्ट द हाउस फ्लाइज, वो किसको अट्रैक्ट करता है? घरेलू मक्खियों को, जो अपने घर में मक्खियां नहीं होती उनको, और दूसरे कीड़ों मकोड़ों को। और वंस द डेड बॉडी इज इन्वेटेड बाय दिस ऑर्गेनिज्म, एक बार ये जो मक्खियां वक्खियां हैं वो शरीर में घुसेगी, दे स्टार्ट टू लाई ऑन केडावर, तो वो उसमें ही जिंदा जीने लग जाते हैं। एंड अंडरगोइंग द ऑल स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, और फिर सभी अंडा देगी, फिर वो अंडे बड़े होंगे, फिर अंडों में से प्यूपा लार्वा निकलेगा, फिर वो छोटी मक्खियां बनेगी, फिर वो एडल्ट मक्खियां बनेगी, फिर वो रिप्रोडक्शन करेगी, फिर अंडों की नई खेप आएगी। ये चलता रहेगा। ठीक है। तो हमको फिर ये क्यों पता करना है, इनके बारे में क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि इससे हमको टाइम सिंस डेथ पता कर लेते हैं, एक रफ आइडिया मिल जाता कि व्यक्ति को मरे हुए तो समझ हो गया। तो देखो, एक ये टेबल दे रखी है आपकी बुक में, छोटी सी फ्लो चार्ट में, ये वाला। ये देखिए, अंडे, मक्खी घुसी शरीर में तो 18 से 36 घंटे में अंडे देगी। 18 से 36, यानी 1.5 से लगभग 1 से 1.5 दिन, है ना। हैचिंग लार्वा 24 से 48 घंटे, उन अंडों में लार्वा कितने घंटे में फूट जाएंगे? 24 से 48। फिर वो छोटी छोटी मक्खियों में कब डेवलप हो जाएंगे? मैगट्स में 4 से 5 दिन में। फिर वो 4 से 5 दिन वाली थोड़ी जो मैगट्स दिख रहे थे, छोटे छोटे लार्वा, वो थोड़ी छोटी मक्खी में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्यूपा जिसको बोलते हैं, 5 दिन में। फिर वो प्यूपा 1 से 2 दिन के बाद में एडल्ट फ्लाई यानी एडल्ट मक्खी बन जाएगा। तो आपको यदि मैगट मिल रहे हैं यदि शरीर में किसी के, इट मीन उसको मरे हुए 4 से 5 दिन हो गए। अंडे अंडे दिख रहे हैं 48 से 36 घंटे, कुछ अंडे फूटे हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब 24 से 48 घंटे हो गए। तो इस तरह से, या मक्खियां ही मक्खियां बिन रही है, मतलब 7 दिन हो चुके हैं। तो दिस इज एक्सटर्नल चेंजेस ऑफ प्यूट्रिफेक्शन। आज के लिए इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इंटरनल चेंजेस बताना है, ज्यादा डीप में नहीं आता, बट ये ज्यादा महत्व है। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक, एग्जिट हो जाओ, एग्जिट हो जाओ।